सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर लैब टेक्नीशियन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एम्स 2018 क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये है लैब टेक्नीशियन का एम्स 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसे हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है और सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से एनालाइज करना है। तो जितने भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी पर मैंने ऑलरेडी जो है मार्क कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में जितने ही क्वेश्चन है सभी को इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़िएगा। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्मूथ सेल्स आर एसोसिएटेड विद। स्मूथ सेल्स किससे जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारा स्मूथ सेल्स होता है वो किस कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। जब भी किसी पेशेंट को क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया हो जाता है तो उस कंडीशंस में जो है हमारी स्मूथ सेल्स जो है माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं स्मूथ सेल्स के बारे में। स्मूथ सेल्स जो है इसको हम अदर किस नाम से जानते हैं, बास्केट सेल्स। जब भी किसी को क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया होता है, लिम्फॉइड्स यानी कि लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है लिम्फोसाइट डैमेज या फिर रैप्चर हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में जो है ये स्मूथ सेल्स या फिर बास्केट सेल्स जो है माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? तो याद रखिएगा, स्मूथ सेल्स आर एसोसिएटेड विद क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, या फिर यहाँ पे ये भी लिख के आ सकता है बास्केट सेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो आपको याद रखना है बास्केट सेल, स्मूथ सेल्स किस कंडीशंस में देखने को मिलती हैं, क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश स्टेन इज यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो स्टेन के नाम दिए गए हैं, जैसे ग्राम स्टेन का इस्तेमाल करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे दिया गया है H&D स्टेन, यहाँ पे होना चाहिए था H&E स्टेन। H&E स्टेन जो है हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी में रूटीनली इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है जेडन स्टेन जो होता है वो हमारा होता है जिल नेल्सन स्टेन, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए जेडन स्टेन किया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई जो है वो हमारा एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एंड देन यहाँ पे दिया गया है सीडोमोनास, सैल्मोनेला और ई कोलाई, यानी कि सेचाई कोलाई। ये जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये तीनों जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सीडोमोनास, सैल्मोनेला और ई कोलाई, ये जो है एक प्रकार से रोड शेप में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ये हमारा लोअर इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर इंटेस्टाइन, ह्यूमन लोअर इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्रोसाइट्स आर सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि किस कंडीशंस में, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशंस में हमारी मैक्रोसाइट्स देखने को मिलती है। मैक्रोसाइट्स यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज। मैक्रोसाइट्स मतलब उनका साइज और शेप बड़ा हो जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है या फिर डिसीज हो जाता है जिसमें जो है आरबीसीज का साइज और शेप बड़ा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, यानी कि एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड मेलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इन दो कंडीशंस में जो है हमारे माइक्रोसाइट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दिया गया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है बॉडी में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स विद देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है निम्नलिखित लाइपोप्रोटीन का मिलान उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी से करें। यानी कि कौन सी लाइपोप्रोटीन कहाँ से, यानी कि कहाँ से फॉर्म्ड होती है, कि कहाँ से बनती है। ठीक है, तो पार्ट ए को पार्ट बी से मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। इसको मैच करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डी वाला, यानी कि जो हमारा काइलोमाइक्रॉन दिया गया है यहाँ पे, काइलोमाइक्रॉन्स, तो वो कहाँ से सेक्रेट होता है, ओरिजिन से। ठीक है, देखिए ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइनल मिकोजल सेल्स होती हैं वहाँ से जो हमारा काइलोमाइक्रॉन जो है सेक्रेट होता है, यानी कि फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड ए, VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो है कहाँ से सेक्रेट होता है, प्री बीटा सेल्स से।
देन नेक्स्ट हमारा HDL, थर्ड इज C, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, C इज यानी कि अल्फा सेल से फॉर्म होता है। फोर्थ इज B, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो कहाँ से सेक्रेट होता है, बीटा सेल्स से। क्लियर? तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर थायराइड डिसऑर्डर, इनमें से कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो थायराइड डिसऑर्डर होते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, ग्वाइटर और मैक्सेडेमा। देखिए ग्वाइटर जो होता है इसमें क्या होता है, आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाना, ग्वाइटर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा मैक्सेडेमा। मैक्सेडेमा जो होता है ये जो एक प्रकार का मेडिकल टर्म होता है, जो कि मैक्सेडेमा मेडिकल टर्म जो है कब इस्तेमाल किया जाता है, देखिए जब भी किसी पेशेंट को या फिर किसी मरीज को हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें जो है मैक्सेडेमा वर्ड यूज किया जाता है कि इस पेशेंट को जो है मैक्सेडेमा हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, थायराइड जो है लोअर और अपर साइड दोनों साइड में होता है, यानी कि TSH मान लीजिए बढ़ा हुआ है तो T3 T4 जो है लोअर साइड में होगा, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म को, मैक्सेडेमा। और यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो होता है इसको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बौनापन, यानी कि शॉर्ट स्ट्रक्चर, है ना, शॉर्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म। देन लास्ट दिया गया है हमारा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जो एक प्रकार का डिसीज होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। एक्रोमेगैली डिजीज में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रिलीज होने लगता है। उस कंडीशन में होता है कभी कभी किसी आप पर्सन को देखेंगे कि जिसका जो है फेस जो है बहुत भारी होता है, यानी कि बहुत भारी होता है और लटका हुआ होता है इधर उधर से, ठीक है, जैसा कि साइड में अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। डिफिशियंसी ऑफ C1 इनहिबिटर इज एसोसिएटेड विद, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ C1 इनहिबिटर, C1 इनहिबिटर डिफिशियंसी जो है किसके कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है हेरिडेटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, जब भी बॉडी के अंदर जो है C1 इनहिबिटर जो है C1 इनहिबिटर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशंस में एंजियोन्यूरोटिक हेरिडेटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश टेस्ट डिफरेंटिएट्स एस निमोनियाई फ्रॉम स्टेफिलोकोकस विरिडांस, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कौन से टेस्ट के द्वारा जो है निमोनिया को स्टेप्टोकोकस विरिडांस से अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। एक टेस्ट होता है बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो ये जो है क्या करता है, जो हमारा निमोनिया होता है वो स्टेफिलोकोकस विरिडांस से अलग करने में मदद करता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं, जैसे कैटालेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट और कोगुलेज टेस्ट। देखिए कैटालाइज टेस्ट और कोगुलेज टेस्ट जो दिया गया है सेकंड एंड फोर्थ वाला, ये जो है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरियल को आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है कैटालाइज एंड कोगुलेज टेस्ट। और जो हमारा ऑक्सीडेज टेस्ट होता है ये जो है पार्टिकुलरली जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है ऑक्सीडेज टेस्ट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि पार्ट ए को पार्ट बी से मैच करना है। तो ये भी जो है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पता होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अब इसको जो है मैच कर लेते हैं। ए यानी कि फर्स्ट है हमारा ट्रिकुरिस ट्रिकुरा, फर्स्ट इज सेकंड, ये जो किसको कॉज करता है, व्हिप वर्म को। सेकंड इज बी इज थर्ड, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकेट्स, थर्ड इज सी यानी कि राउंड वर्म को कॉज करता है। देन थर्ड है हमारा सी वाला फोर्थ को, एंटामीबियस वर्मिकुलरिस, ये जो है हमारा पिन वर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी इज फर्स्ट, एनकाइलोस्टोमा डिओडेनोली, ये जो है किसको कॉज करता है, हुक वर्म को। क्लियर? तो सभी को याद रखिएगा, इनको जो है अलग अलग करके लिख लीजिएगा ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटिकुलोसाइट्स आर द इमेच्योर आरबीसीज विद रिमेन ऑफ आरएनए व्हिच कैन बी स्टेन बाई। इसमें ये पूछा गया है कि रेटिकुलोसाइट्स आर द इमेच्योर आरबीसीज, जो हमारी रेटिकुलोसाइट्स होती हैं वो जो है एक प्रकार से इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि उसमें जो है आरएनए भी पाया जाता है, तो उसको किस स्टेन से स्टेन करते हैं, यानी कि कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिलियंट क्रेसिल ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिलियंट क्रेसिल ब्लू, क्रेसिल ब्लू। ठीक है, तो इसको हम कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं? ब्रिलियंट क्रेसिल ब्लू स्टेन से स्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज वन ऑफ द एंजाइम यूज्ड टू एसेस लीवर फंक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है लीवर फंक्शन में ज़्यादातर एसेस यानी कि यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी जो है एक प्रकार के एंजाइम ही होते हैं, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में जो है हमारा लीवर में ही पाया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे दिया गया है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज जो होता है वो बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में है जो एसिड फॉस्फेटेज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्रेटिनिन काइनेज। क्रेटिनिन काइनेज जो होता है वो जो स्केलेटल मसल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गया, हार्ट मसल्स हो गया, इन सभी में जो है ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है हार्ट, लीवर और किडनी में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी जो है एक प्रकार के जो है एंजाइम्स ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लीवर फंक्शन में जो एसेस होता है वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, जो कि हायर कंसंट्रेशन में लीवर में यानी कि एसेस होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है उसका बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, यानी कि किस कंडीशंस में बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इस कंडीशंस में जो है एपीडीटी बढ़ जाता है, और हमारा थर्ड है डिफिशियंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8, जब फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशंस में जो है एपीडीटी बढ़ जाता है। क्लियर, तो याद रखिएगा डिफिशियंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8 और या फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इन दोनों कंडीशंस में जो है पीटीटीटी यानी कि एपीडीटी जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा स्पर्म का सैंपल होता है या फिर सीमेन का सैंपल होता है उसमें अगर स्पर्म नहीं दिख रहे हैं, यानी कि उसमें जो है एक भी स्पर्म नहीं दिख रहा है, तो यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर इज थर्ड, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया बोलते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसके लिए जो है जेडन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, लेप्रोसी बेसिलाई का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो है जेडन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जिल नेल्सन स्टेन भी कहते हैं। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल अप्लाइड इन ऑटोमेशन फॉर सेल एनालिसिस। इसमें ये पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल अप्लाइड ऑटोमेशन फॉर सेल एनालिसिस। ऑटोमेशन सेल एनालिसिस के लिए जो है कौन से प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, इम्पीडेंस और लाइट स्कैटर। ठीक है, ऑटोमेशन फॉर सेल एनालिसिस के लिए लाइट स्कैटर और इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेथड जो है फॉलो किया जाता है या फिर प्रिंसिपल जो है अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबियासिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉज्ड बाई, यानी कि अमीबियासिस जो इन्फेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो किसके कारण होता है, यानी कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो है अमीबियासिस इन्फेक्शन होता है।
और वहीं पे यहाँ पे दिया गया है ई कोलाई, यानी कि इसेरिचिया ई कोलाई। ये जो है एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि रोड शेप में दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। और नेक्स्ट हमारा ट्रेपैनोसोमा, ये जो एक प्रकार के पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं। और फोर्थ इज एंटामीबा कोली, ये जो है एक प्रकार के नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ होते हैं जो ह्यूमंस के जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ह्यूमंस के स्टूल स्पेसिमेन में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दिस सब्सटेंस व्हिच इनहेंस द इम्यूनोजेंसिटी ऑफ एन एंटीजन इज कॉल्ड, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि वह पदार्थ जो किसी एंटीजन की इम्यूनोजेंसिटी को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजुवेंट। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, एडजुवेंट। ठीक है, ये जो है एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो एंटीजन की इनहेंसता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल्स फेल टू सेगमेंट प्रॉपरली। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है न्यूट्रोफिल का नाभिक जो है ठीक से क्या बोलते हैं, प्रॉपरली सेगमेंट नहीं हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेल्गर-ह्यूट एनोमली। ये जो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पेल्गर-ह्यूट एनोमली। इस कंडीशंस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल जो है न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली सेगमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेल्गर-ह्यूट एनोमली। इस कंडीशंस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपरली सेगमेंट नहीं हो पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन एंजाइम्स यूज्ड एज लेबल्स इन एलाइजा मेथड। इसमें ये पूछा गया है एलाइजा मेथड में लेबलिंग के रूप में जो है उपयोग किए जाने वाले कॉमन एंजाइम कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। ये जो है इसके दोनों के कॉमन एंजाइम्स होते हैं जो कि एलाइजा में जो है लेबलिंग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेनिंग मेथड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेनिंग बैक्टीरियल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा निगेटिव स्टेनिंग एंड थर्ड है हमारा हिज स्टेनिंग। ये दोनों स्टेनिंग जो है बैक्टीरियल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, निगेटिव स्टेनिंग और हिज स्टेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है जो भी एग्जाम आने वाला है एम्स का उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइबर्स ऑफ रेटिकुलिन आर स्टेन्ड बाई। फाइबर ऑफ रेटिकुलिन आर स्टेन्ड बाई, जो हमारे फाइबर्स और रेटिकुलिन्स होते हैं वो किसके द्वारा स्टेन किए जाते हैं। देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट। फाइबर्स और रेटिकुलिन को स्टेन करने के लिए फाइबर और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है फाइबर्स और रेटिकुलिन को स्टेन करने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है पल्स स्टेनिंग। पल्स स्टेनिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू स्टेन, जो कि फेरिक आयन को ब्लू कलर में स्टेन करती है। जो हमारे फेरिक आयन होते हैं उनको ब्लू कलर में स्टेन करता है कौन, पर्स स्टेन, या फिर इसको बोलते हैं पर्शियन ब्लू स्टेन। यानी यहाँ पे दिया गया है हेमाटॉक्सिलिन और इओसिन। देखिए हेमाटॉक्सिलिन और इओसिन जो है ये हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ होते हैं। देखिए हेमाटॉक्सिलिन जो होता है ये जो एक प्रकार का एसिडिक डाई होता है जो सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करता है, वो भी ब्लू और पर्पल कलर में। और इओसिन जो होता है ये जो है एक प्रकार का बेसिक डाई होता है जो साइटोप्लाज्म को कलर करता है पिंक कलर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन इज, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि सीरम में मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये जो है सीरम की एक मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि 75 to 80% जो है सीरम में पाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज द मेजर कंटेंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं हमारे एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेमाटोक्रिट इज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हेमाटोक्रिट को एस्टिमेट करने के लिए किस एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, K2-EDTA। ठीक है, K2-EDTA का इस्तेमाल किया जाता है हेमाटोक्रिट का एस्टिमेशन करने के लिए। ठीक है, वहीं यहाँ पर दिया गया है अमोनियम ऑक्जिलेट। अमोनियम ऑक्जिलेट जो है ये भी जो है एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है जो कि फ्लोराइड वाली ट्यूब में देखने को मिलता है, जिसमें हम ब्लड शुगर को एस्टिमेट करते हैं। सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब में जो हम पीटी एपीटीटी जो भी कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश क्लियरेंस टेस्ट इज यूज मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ये पूछा गया है कि GFR को मेजर करने के लिए जो है कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्रेटिनाइन। क्लियरेंस टेस्ट जो है यानी कि GFR को मेजर करने के लिए क्रेटिनाइन का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। GFR टेस्ट जो है एक प्रकार से कैलकुलेटेड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और दोनों लिए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड सैंपल से हम क्रेटिनाइन को लगा के जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा यूरिक एसिड दिया गया है, ये जो है किडनी डिसीज़ या फिर गाउट जैसी समस्याओं में जो है बढ़ जाता है। और जो यूरिया होता है ये भी जो है किडनी डिसीज़ या फिर बॉडी में स्वेलिंग होता है तो उस कंडीशंस में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा जो है लेवल जो है इसका बढ़ जाता है। और जो हमारा सोडियम होता है ये जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है तो इस कंडीशंस में कम या ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। इंटरनेशनली रिकमेंडेड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड जो है इंटरनेशनली रिकमेंड किया गया है या फिर रिकमेंड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी से जो है हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनली रिकमेंड किया गया है वो है करेक्ट आंसर इज 4th, साइनोमेथमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, इसे जो हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट किया जाता है इंटरनेशनली जो रिकमेंड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वहाँ पे जो है आपको सभी क्वेश्चन करेक्ट लगेंगे, लेकिन आपको जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब जितने भी जो भी आंसर है सभी को अच्छे से याद रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिश्यू बायोप्सी आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी इज केप्ट इन डैश टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोप्सी को शरीर से निकालने के बाद डिकम्पोजिशन के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। डिकम्पोजिशन के लिए जो है यानी कि फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिक्सेटिव का। तो करेक्ट आंसर इज 1st, फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिक्सेटिव में तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, ये सभी जो है एक प्रकार के फिक्सेटिव ही होते हैं। लेकिन बायोप्सी को ज़्यादातर जो है फॉर्मेलिन में जो है फिक्स करके रखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, डैश इज अ डिवाइस यूज टू प्रोवाइड अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर ऑफ बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडल जार। कैंडल जार का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडल जार देखिए क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है उसको लो कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई कंसंट्रेट में कर देता है। ठीक है। देन नेक्स्ट और भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए जैसे हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजिंग के लिए, जो हमारे ग्लासवेयर्स होते हैं उसको स्टराइल करने के लिए। देन नेक्स्ट दिया गया है सेफ्टी कैबिनेट्स। सेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइड सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उनको उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी जो है स्टरलाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टराइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई करेक्ट सेगमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो है करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है कि इसमें से जो है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपको वहाँ पे जो है सभी आंसर्स को पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छे से जो है आंसर को एनालाइज करना है, उसके बाद में जो है इसका आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st एंड 4th वाला। फर्स्ट है हमारा, टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू फ्लोटिंग बाथ इज अबाउट 43 डिग्री, यानी कि ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा फ्लोटिंग बाथ होता है उसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
देन नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर ऑफ पैराफिन ओवन इज 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ इज जो हमारा पैराफिन ओवन होता है उसका टेम्परेचर जो है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कॉजेज ऑफ हाइपरक्लेमिया आर, यानी कि हाइपरक्लेमिया होने का क्या कारण हो सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा डिसीज के कारण जो हाइपरक्लेमिया डिसीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा एडिसन्स डिजीज, इसके कारण जो हाइपरक्लेमिया होता है और थर्ड है हमारा हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, इन दोनों के कारण जो है हाइपरक्लेमिया डिसीज होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए को पार्ट बी से मैच कराना है। इसमें ये पूछा गया है कौन सी मीडिया जो है किस टाइप के आकार की होती है। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। अब जो हम इसको मैच कर लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज डी, एनरिच्ड मीडिया ब्लड अगार। एनरिच्ड मीडिया जो होती है वो ब्लड अगार के टाइप के अगार होती हैं। सेकंड है हमारा सी, डिफरेंशियल मीडिया जो कि TCBS अगार होती है। थर्ड इज ए, ट्रांसपोर्ट मीडिया कैरी ब्लेयर मीडियम होती है। और फोर्थ इज बी, बेसिक मीडिया इज न्यूट्रेंट अगार टाइप की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको जो है अलग अलग करके लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको याद हो सके कौन सी मीडिया जो है कौन सा टाइप के अगार की होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेंसिटी इज नॉन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में, इनमें से एंटीजेंसिटी की सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको जो हम किस नाम से जानते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड इपिटॉप। ये जो है एंटीजेंसिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई डिकैल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन से जो है डिकैल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा जेंकिंस फ्लूइड एंड थर्ड इज फॉर्मल नाइट्रिक एसिड। ये जो है हमारे डिकैल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। ये वाला जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीनल कॉजेज ऑफ एलिवेटेड प्लाज्मा यूरिया कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्लाज्मा में यूरिया बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो प्लाज्मा में जो यूरिया बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है हो सकता है। ये जो एक प्रकार का किडनी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, किडनी जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी है ना, और डैमेज ग्लोमेरुलाई, जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई पाई जाती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो उस कंडीशंस में जो है क्या होता है, यूरिया का कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में बढ़ जाता है। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा स्पैरोसाइट्स आर सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनीमिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यानी कि किस प्रकार के एनीमिया में जो है स्पैरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, स्पैरोसाइट्स जो होता है वो जो है एक प्रकार का जो हमारा RBC होता है उसका शेप चेंज होता है, जैसे कि बाइकॉनकेव शेप या फिर डिस्क शेप में स्पैरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि मतलब किस कंडीशंस में जो है स्पैरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इज ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इस कंडीशंस में जो है देखने को मिलता है। थर्ड इज ABO हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये जो होता है इसमें जो होता है मदर यानी माता की जो एंटीबॉडीज होती हैं, माता की एंटीबॉडीज यानी कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो RBCs पर अटैक करती हैं और RBCs का ब्रेकडाउन कर देती हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ABO हेमोलाइटिक डिसीज हो जाता है, वो भी न्यूबॉर्न बेबी में हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इज एन एग्जांपल फॉर मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इनमें से कौन सा एक अल्ट्रावायलेट लाइट स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल। आंसर नंबर थर्ड, फिजिकल जो होता है वो जो है एक प्रकार से एग्जाम्पल होता है स्टेरिलाइजेशन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द स्पेरोसाइट्स
फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किस कंडीशंस में जो है स्पेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं या फिर पहचान करना है। तो इसका आंसर जो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करना है। इसका जो भी आंसर था करेक्ट वाला उसको जो मैंने हाइड कर दिया है। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्नवेज फ्लूइड कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछा गया है कि कॉर्नवेज फ्लूइड जो होता है वो कौन कौन सी, मतलब कॉर्नवेज फ्लूइड में जो है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। कॉर्नवेज फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एब्सोल्यूट एल्कोहल पाया जाता है, सेकेंड इज क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, एंड थर्ड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये जो है कॉर्नवेज फ्लूइड में पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कॉर्नवेज फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये तीन चीज़ें जो है कॉर्नवेज फ्लूइड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द हार्मोन व्हिच कंट्रोल द कैल्शियम हीमोस्टेसिस इज। क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पैराथायरॉयड हार्मोन। और भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीटोसिन, ये जो एक प्रकार का सोशल बाइंडिंग या फिर लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन ये दोनों जो है एक ही काम करते हैं। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल सेक्रेट बाय पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज से जो है ग्लूकोज लेवल सेक्रेट होता है उसको जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं कौन, ग्लूकागोन और इंसुलिन। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बॉडीज आर डैश लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन डैश। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑयर बॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑयर बॉडीज आर निडिल, यानी कि निडिल लाइक होती हैं, निडिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फाउंड इन मेलोब्लास्ट, कहाँ पाई जाती हैं, मेलोब्लास्ट में। और बॉडीज होती हैं ऑयर बॉडीज वो निडिल लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं और पाई कहाँ जाती हैं, मेलोब्लास्ट सेल्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट इज पॉजिटिव इन, यानी कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कब देखा जाता है, यानी कि किस कंडीशंस में जो है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। जब भी न्यूबॉर्न बेबी में हेमोलाइटिक डिसीज होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, देन और भी यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन लेवल जो है लो हो जाता है। और यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो दिया गया है, इसमें आयरन, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है, इन सभी का लेवल जो है कम पड़ जाता है। तो उस कंडीशंस में जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और यहाँ पे जो है सिकल सेल एनीमिया दिया गया है, ये जो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, द VDRL टेस्ट फॉर सिफिलिस इज एन एग्जाम्पल फॉर। सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट का क्या एग्जाम्पल होता है, यानी कि VDRL टेस्ट के लिए जो हम कौन से एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, फिर कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, स्लाइड फ्लोकुलेशन, ट्यूब फ्लोकुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट। तो सिफिलिस के लिए जो है VDRL टेस्ट का क्या एग्जाम्पल है, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू लीवर। कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज से लीवर तक पहुंचाने का काम कौन करता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक कौन पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HDL, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, HDL। और HDL का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखिएगा, HDL का पूरा नाम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका पूरा नाम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनरिच्ड मीडिया। इनमें से कौन सी अगार जो है एनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड अगार। ब्लड अगार जो है एक प्रकार से एनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल होती है।
ठीक है। देन और भी यहाँ पे दिए गए हैं पेप्टॉन वाटर अगार, जो कि सॉलिड मीडिया का एग्जाम्पल होती है। और यहाँ पे दिया गया मुलेर हिंटन अगार, ये जो है डिफरेंशियल मीडिया का एग्जाम्पल होती है। देन नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रेंट अगार, जो कि सॉलिड मीडिया का एग्जाम्पल होती है। तो सभी को अच्छे से अलग अलग करके लिख लीजिएगा और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो, ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में करेक्ट आंसर को ही टिक करके आना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विल्सन्स डिजीज डैश एक्यूमुलेट्स इन द लीवर ब्रेन एंड किडनी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है विल्सन डिजीज में लीवर ब्रेन और किडनी में जमा हो जाती है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर है कॉपर। कॉपर जो है वो जमा हो जाता है लीवर ब्रेन और किडनी में। विल्सन डिजीज में जो है कॉपर जो है कहाँ जमा हो जाता है, लीवर ब्रेन और किडनी में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो है मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर में या फिर अलग अलग करके भी ऑर्गन के नाम दिए जा सकते हैं, हो सकता है सिंगल नाम दिया जा सके दे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विल्सन डिजीज में कॉपर जमा होने लगता है। क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेराइटीज इन व्हिच लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूलर्स ऑकर्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेराइटीज जो हैं, मतलब ऐसी कौन सी वेराइटीज चैन हैं जिनमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन न्यूक्लियस की लाइट चेन पाई जाती है, न्यूक्लियस की लाइट चेन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, कापा एंड लेम्डा में। कापा एंड लेम्डा में जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लाइट चेन्स पाई जाती है या फिर देखने को मिलती है।